Today, if someone give you a company's financial statement, would you know what to do with that? Most people just flip the number of pages, see the number of pages, and get completely lost what to do with this. But here is the thing: you don't need to read every single line. You just know the right ratios. These are the shortcuts that investors, bankers, and the chartered accountants use to instantly know the health of any business. So, and by the end of this video, you will be able to do the same. So, I am Shruti, a chartered accountant, and I am today going to break down the key ratios for you all, and most importantly, let you make learn that what they are actually telling you about a business. So, start learning with me and also learn the main concept of the particular ratio, what they will tell you about the health of any business. So that next time, by the end of the video, if you have a financial statement of any business, you should know what to do with that. So let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. So now the first part is liquidity ratio. So do you know what liquidity ratio explains you about? It explains you that do the business are capable of pay their bills or pay their liability. So in the liquidity ratio, the very first ratio is our current ratio. So what is current ratio? Formula of the current ratio, that is current asset upon current liability. So अगर कंपनी का रेशियो जो है, करंट रेशियो जो है 2 है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है हर अपनी एक 2 यानी कि 2:1, सो अपनी हर एक लाइबिलिटी के लिए उसके पास 2 रुपीज़ हैं पे करने के लिए. सो कंपनी इज सॉर्ट ऑफ इन अ गुड वे, मतलब इन अ गुड हेल्थ in respect of paying their liabilities. So if the current ratio is below 1, then इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है स्ट्रगल कर रही है अपने बिजनेस को मतलब अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में. इफ़ द मतलब अगर करंट रेशियो जो 1.5 से अबव भी रहता है देन ऑल्सो इट्स फाइन. सो ये फाइन मतलब माना जाता है, बट यूजुअली इसका जो रेशियो मतलब वो होना चाहिए, लिमिट जो मतलब परफेक्ट होना चाहिए, वो होता है 2 से अब जैसे कि मान लो कि अगर 4 है, मतलब हमारा करंट रेशियो अगर 4 है, तो इसका मतलब ये होता है कि बिज़नेस में करंट असेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पड़े हुए हैं, टू मच आइडल है, मतलब कैश भी हमारा, हम उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. सो ये भी एक मतलब अच्छी बात नहीं है. सो करंट रेशियो हमारा आइडल ही, हमारा करंट रेशियो 2 होना चाहिए, 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, एंड 2.5 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो आइडली 1.5 से 2 के बीच में होना चाहिए. नाउ माय नेक्स्ट रेशियो इज़ दैट इज़ क्विक रेशियो, जो कि जिसे हम एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं. सो क्विक रेशियो में हमारा क्या होता है, वो भी हमारा करंट एसेट की तरह होता है, बट क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है हमारा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. इसका मतलब ये होता है कि हम इन्वेंट्री को इससे क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमने करंट रेशियो में तो सारे करंट एसेट्स दिया था, तो हम इन्वेंट्री को इसलिए हटा रहे हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम अपनी इन्वेंट्री को तुरंत जो है कैश में या तुरंत लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर पाते. मतलब कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हम अपने कुछ करंट एसेट्स को तुरंत कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए. तो उस केस में अगर हम इन्वेंट्री को हटा देते हैं, इसीलिए इस रेशो में, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि अगर हम इन्वेंट्री अपनी नहीं भी सेल कर पा रहे हैं तो क्या हमारी कंपनी केपेबल है बिल्स पे करने के लिए, अगर हम अपना स्टॉक नहीं बेच पा रहे हैं उसके बाद में. सो आइडियली क्विक रेशियो जो है 1 होना चाहिए, मतलब 1 से ऊपर होना चाहिए, 1 के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 के नीचे हो गया मतलब अगर वो 1 है, इसका मतलब अगर हम इन्वेंट्री हटा भी रहे हैं तो हमारे पास इतने असेट्स हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ उतना पे कर सकते हैं. मतलब हमारे पास उतने असेट्स हैं, हम अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर सकते हैं और इन्वेंट्री हमारे पास फिर भी रहेगा, तो ये ओके है. बट अगर 1 से भी कम हो गया तो मतलब हम इन्वेंट्री पे डिपेंडेंट है. इसका मतलब ये है कि हम इन्वेंट्री पे डिपेंडेंट हैं. सो लिक्विडिटी रेशियो हमारा पार्ट ख़त्म होता है, एंड देन हमारा पार्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में हम क्या देखते हैं, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में हम ये देखते हैं बिजनेस एक्चुअली मेकिंग मनी. सो लेट्स सी कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में कौन कौन से रेशियोज़ आते हैं और वो क्या क्या आपको बताते हैं कंपनी के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मार्जिन और रेशियो आप कह सकते हो. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया
और हमारे प्रोडक्ट जनरेट होने में कितना अमाउंट लगा। तो अगर हमने एक प्रोडक्ट मान लो बेचा हमने 70 रुपये का, और हमारा उस प्रोडक्ट को बनाने में मतलब उसकी डायरेक्ट कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी लगी, और उसका जो इन्वेंट्री था, जो रॉ मटेरियल था, उसका सब मिला के हमारा लगता है 70 रुपये। तो यानी कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है 40 रुपीज़। एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। सो हमने निकाला रेवेन्यू हमारा 70 था, माइनस हमने 30 किया, 30 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, एंड देन अगेन डिवाइडेड बाय 70 था, यानी कि 40/70 इंटू 100, यानी कि 4/7, यानी कि हमारा अराउंड 7 4 28 7 5 35, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग % आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सॉरी 5 पॉइंट नहीं, 4/7 इंटू 100 है। सो आप कैलकुलेट कर लेना प्लीज़। ये आपको ये बताता है कि डायरेक्ट कॉस्ट कवर करने के बाद हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। सो व्हाट्स गुड आइडियली, मतलब ये हमारा इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मान लो उसका मार्जिन 80% है, ग्रॉसरी स्टोर है उसका मार्जिन 5% भी हो सकता है। सो उसे जो है कंपेयर करना सेम सेक्टर से कि आपका उस सेक्टर में कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है जनरल वे में। ठीक है, देन हमारा आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में नेट प्रॉफिट मार्जिन। दैट इज़ कि हमारे कंपनी का पूरा एक्सपेंडिचर कंसिडर करने के बाद हम एक्चुअली में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100। सो ये हमारा होता है कि सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद, जैसे कि रेंट, सैलरी, टैक्सेस, इंटरेस्ट, एवरीथिंग, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है, तो उससे हम रेवेन्यू से डिवाइड करके अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो यानी कि इतना एक्चुअल में हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, नाउ द रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, वन मोर इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब शेयर होल्डर्स ने कितना हमारा इन्वेस्ट किया है और उनके इन्वेस्टमेंट में हम कितना अर्न कर पा रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हमारे शेयर होल्डर्स ने 10 रुपये इन्वेस्ट किया है एक शेयर होल्डर ने, और हम 2 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं 20%, दैट इज़ हर एक 10 रुपये में 2 रुपये कमा के उनको दे पा रहे हैं। सो जितना ज़्यादा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, मतलब उसका मतलब ये होता है कि उतनी अच्छी हमारा बिजनेस चल रहा है। सो कंसिस्टेंटली अगर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता जा रहा है और वो अच्छा है, तो यानी कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि हम शेयर होल्डर्स के पैसे को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। देन हमारा थर्ड पार्ट आता है, दैट इज़ एफिशिएंसी रेशियोज़। सो हाउ वेल इज़ द बिजनेस यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। हमारी कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। सो एफिशिएंसी रेशियोज़ में हमारे पास सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज़। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज़ में का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं? दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। उस साल का हमारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 था एवरेज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हमारा वो गुड्स जो है प्रोड्यूस करने में कितना लगा डिवाइडेड बाय हमारी एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, तो उससे हमारा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मिलता है। तो ये आपको ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी सोल्ड एंड रिप्लेस्ड इन इट्स स्टॉक इन अ गिवन पीरियड। मतलब कितनी बार हमारी कंपनी जो है सेल करती है और रिप्लेस करती है अपने स्टॉक को एक गिवन पीरियड में। सो हाई नंबर, इसका मतलब हाई नंबर मतलब कि कंपनी जो है मूविंग फास्ट, वो अच्छी बात होती है। मतलब जितना हाई हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज होता है, ये हमारे लिए उतने अच्छा होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को उतना बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सो इफ़ अ बिजनेस हैज़ अ टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 2 व्हेन कॉम्पिटिटर्स हैव 8, तो कुछ गड़बड़ है। अगर कॉम्पिटिटर्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, 8 है, और हमारा 2 है, तो यानी कि हम अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं। देन हमारा आता है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियोज, यानी कि डेटर डेज। सो डेटर डेज इज़ द फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 365। यानी कि ये बताता है कि एवरेज में कंपनी जो है कितनी जल्दी अपने डेटर से पेमेंट जो है कलेक्ट कर पा रही है। सो अगर आप 90 डेज़ के अंदर जो है कलेक्ट कर पा रहे हो, तो यानी कि आप हेल्दी बिजनेस पे हो, कि आप अपने डेटर से जितनी जल्दी पैसा ले पाते हो उतना अच्छा होता है। मतलब आपका पैसा
ज़्यादा दिन फंसा नहीं रहता है, और अगर आप जल्दी पैसा ले लेते हो तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए। सो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपके पास डेटर्स के पास आपका पैसा फंसा रहता है तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो यूजुअली 90 डेज़ के अंदर हमें अपने डेटर्स से पैसे ले लेने चाहिए। ठीक है। नाउ द सेक्शन 4 पार्ट इज़ लीवरेज रेशियोज़। हाउ मच डेट इज़ दिस बिजनेस कैरिंग, मतलब कि इस बिज़नेस के अंदर कितना डेट है। तो लीवरेज रेशियोज़ में सबसे पहला हमारा आता है डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज़ टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, अगर इसका रेशियो 1 है, यानी कि हर इक्वल डेट एंड इक्विटी, यानी कि कंपनी के पास डेट और इक्विटी बराबर है। अबव 2 मतलब कि कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा हैवली फाइनेंस बाय डेट, जो कि रिस्की बिजनेस होता है, और उस केस में तो ज़्यादातर जब जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, तो अगर हमारा डेट जो है बहुत ज़्यादा है तो वो भी हमारी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है अगर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। सो हमेशा हमारा बट अगेन ये मैटर करता है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो कभी कभी ये अच्छा भी होता है कि हमारा बराबर है या डेट भी थोड़ा ज़्यादा है तो भी चल जाता है। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द नेक्स्ट रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज। माय नेक्स्ट एफिशिएंसी रेशियो इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब आप कितना इंटरेस्ट मतलब कमा पा रहे हो कि आप अपना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो या नहीं। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ये रेशियो आपको बताता है कि हाउ ईजिली, कितनी आसानी से कंपनी कैन पे इट्स इंटरेस्ट, कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर पाती है विद इट्स रिमेनिंग प्रॉफिट्स, मतलब इंटरेस्ट पे करने से पहले प्रॉफिट से कितना ईजिली कंपनी इंटरेस्ट अपना पे कर पाती है। सो अगर ये 3 है तो मतलब कंपनी केपेबल है इंटरेस्ट अपना पे करने के लिए, बट अगर ये 1.5 से भी कम है तो ये डेंजरस हो जाता है कंपनी के लिए। सो इट मीन्स 1 बैड क्वार्टर मतलब डिफ़ॉल्टिंग ऑन लोन्स, मतलब कि एक अगर आप गंदा मतलब इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो अच्छे से तो ये बिज़नेस के लिए अच्छी बात नहीं होती है। सो आइडियली आपका 3 होना चाहिए, बट अगर 3 से ज़्यादा है तो इट इज़ बेटर, इट इज़ बेस्ट। देन द नेक्स्ट कवरेज रेशियो, नेक्स्ट रेशियोज आर वैल्यूएशन रेशियो, मार्केट और वैल्यूएशन रेशियोज। सो ये आपको क्या बताता है, मार्केट रेशियो और वैल्यूएशन रेशियो आप स्टॉक के बारे में बताता है कि आपका स्टॉक एक्सपेंसिव है या चीप है या फिर वो अपने फेयर वैल्यू पे है। सो इसके लिए हमारा सबसे पहला रेशियो है PE रेशियो, इट इज़ प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है कि शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर, मतलब आपने जितना भी नेट प्रॉफिट अपना कमाया होगा उसको अगर आप शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ़ शेयर से, मतलब कितने शेयर होल्डर ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर आप उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि आपने पर शेयर मतलब जितने जितने भी आपके अपने शेयर्स मतलब अलॉट किए हैं तो आपका डिवाइडेड बाय शेयर कर दोगे अगर आप नेट प्रॉफिट को, तो आपका आ जाएगा कि पर शेयर आपने कितना कमाया है। सो अगर आप अपनी शेयर प्राइस को अपने अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपका PE रेशियो आ जाएगा। तो PE रेशियो हमें आइडियली जो है आइसोलेशन में, मतलब अकेले नहीं देखना चाहिए किसी भी कंपनी का, उसको हमें इंडस्ट्री और सेक्टर से कंपेयर करके ही देखना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन सही है या नहीं। हाई PE मतलब कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और लो PE में हम थोड़ा सा मतलब सही नहीं होता है, तो ये ट्रबल की बात होती है। तो हाई PE का मतलब कि स्टॉक हमारा फेयरली वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड है। देन हमारा आ जाता है प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब कि हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। तो प्राइस टू बुक रेशियो का फॉर्मूला होता है कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब हम अपनी बुक वैल्यू निकालते हैं, दैट इज असेट माइनस लाइबिलिटी। हमारी बुक में जितनी भी एसेट्स होती हैं उसमें से अगर हम लाइबिलिटी की स्कोप में माइनस कर दें तो हमारी बुक वैल्यू हो जाती है, और उसको अगर हम डिवाइडेड बाय शेयर्स कर दें तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर आ जाता है। सो अगर हम अपनी शेयर प्राइस को, एक्चुअल शेयर प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आता है कि हमारे यू आर बाइंग, अगर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है तो द कंपनी मतलब थ्योरेटिकली अपने ब्रेकअप वैल्यू के नीचे है, कंपनी फॉर लेस दैन इज ब्रेकअप वैल्यू। सो सीरियस प्रॉब्लम ये हो सकती है। सो हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू भी आइडियली 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। सो ये हमारा ओवरऑल था कि मतलब सारे रेशियोज़ को बता के, अगर आप ये सारे रेशियोज़ कैलकुलेट करते हो किसी भी बिज़नेस के, तो आप उस बिज़नेस की मतलब प्रोग्रेस को, उस बिज़नेस कितना प्रोग्रेसली वर्क कर रहा है, कितने ग्रो करेगा, आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं।
So there you have it, the accounting ratios the professionals use to evaluate any business in minutes. So let's wrap it up like this. लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है क्या कंपनी पे इट्स बिल्स. देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है कि क्या कंपनी एक्चुअली मेकिंग मनी. देन एफिशिएंसी रेशियो का मतलब इज़ द कंपनी यूजिंग इट्स रिसोर्सेज वेल. देन लिवरेज रेशियो का मतलब होता है कि हाउ रिस्की इट्स डेट इज, डेट लोड हमारा कितना रिस्क पे है. देन द वैल्यूएशन रेशियोज का मतलब होता है कि हमारा स्टॉक प्राइस फेयर है या नहीं. इज़ द स्टॉक प्राइस्ड फेयरली और नॉट. So please, I have given a short note on these ratios as well. So I have provided the link in the video below. So do download that as well for your learning purpose. And if you find this video useful, then do like my video and do subscribe my channel. Thank you guys.